हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल जैक स्टडी में। आइए आज हम लोग जो क्लास 10th का मॉडल सेट जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सब्जेक्ट एसएसटी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि आप लोग का 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। उसमें आपके 30 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो बहुबल विकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और अ, सेक्शन जो बी रहेगा वो 31 से 38 तक अति लघु प्रश्न रहेंगे, जिन्हें 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 8 में से, और 2 अंक मिलेंगे। तो चलिए, अगर आप अभी तक मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज इसका नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप जाके उसको चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। आज हम लोग सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी एक वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक वीडियो सेक्शन डी का बनेगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, किधर है क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन बी? यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो 31 नंबर से क्वेश्चन है वो सेक्शन बी है, खंड बी। और 31 से लेके 38 तक में हम लोग को कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चंस क्या-क्या है? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? वियना सम्मेलन, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? स्पिनिंग जेनी क्या है? बहुउद्देश्य परियोजनाएँ क्या है? जनसंचार क्या है? लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन है। मनरेगा का पूरा नाम लिखें। तो आइए हम लोग चलते हैं जहाँ पे इसका आंसर हम पहले से करके रख चुके हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ तो आंसर लिखना संभव नहीं है। ये मॉडल सेट जो जारी हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। दोस्तों हम लोग आ गए हैं। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन जो था पहला, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने का ज़रूरत नहीं है। 1 लाइन और 2 लाइन में आंसर आप लोग कीजिएगा, इसका 2-3 लाइन में आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना रखते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना, सम्मान रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आप लोग को पता है, ठीक है ना? तो चलिए, हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन आपने एसएसटी का टॉपिक में पढ़ा होगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वियना सम्मेलन। तो इसका ये जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिख, उन्होंने इसका सम्मेलन की मेजबानी की थी। चलिए, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैविक युद्ध का क्या तात्पर्य है? जैविक युद्ध वह युद्ध है जिसमें रोग फैलने वाले जीवाणु या विषाणु का उपयोग किया जाता है। आजकल जैसे हथियारों से लड़ा जा रहा है, तभी तभी के ज़माने में आप लोग एसएसटी का ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये जैविक युद्ध हुआ था। तो जैविक युद्ध में क्या किया जाता था? जैसे अभी कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया था। चाइना ने उसे प्रिपेयर किया था, किस लिए? युद्ध लड़ने के लिए ही प्रिपेयर किया था। वो पहले ही ब्लास्ट हो गया चाइना में ही, तो उससे फैल गया। तो जैविक युद्ध है कि कोई एक ऐसा हम लोग वायरस या बैक्टीरिया बनाएँगे जिससे हम दूसरे देश पे उसका ये कर देंगे, हमला करेंगे उस रोग के द्वारा, और वहाँ उस देश के लोग रोगों से मर जाएँगे, ग्रसित हो जाएँगे। तो इस युद्ध को जैविक युद्ध कहा जाता है, ठीक है? छोटा-सा आंसर लिखना है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए। स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जिससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे, ठीक है? जो बहुउद्देश्य परियोजनाएँ थी और जो घर में परियोजनाएँ चलाई जाती थी छोटे-छोटे लोगों द्वारा, तो वो स्पिनिंग जेनी एक मशीन का नाम है जिससे क्या किया जाता था? धागे काटे जाते थे, ठीक? चलिए, बहुउद्देश्य परियोजनाएँ क्या है? वे परियोजनाएँ जिसमें सिंचाई, बिजली उत्पादन उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि कई लाभ होते हैं, ठीक है? बहुउद्देश्य परियोजनाएँ, एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, ऐसा परियोजना करना ही बहुउद्देश्य परियोजना कहलाता है, ठीक है? आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। जनसंचार क्या है? जनसंचार वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचना बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाई जाती है। जनसंचार, संचार का मतलब आपको पता है, फैलाना, ठीक है ना? और जन मतलब लोग, लोगों तक किसी भी उद्देश्य को, किसी भी सूचना को फैलाना, ठीक है? उसी को क्या कहा जाएगा? जनसंचार कहा जाएगा, बड़ी संख्या में, ठीक? हम लोग उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? पुरुष और महिला के बीच अवसरों और अधिकारों में भेदभाव को लैंगिक असमानता कहा जाता है। जो हमारे समाज में, हमारे देश में या अन्य कई भी देश में जो पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव देखा जाता है कि लड़का है तो ये नहीं कर सकता, लड़की है तो ये नहीं कर सकती, वगैरह-वगैरह, तो उसे ही क्या कहा जाता है? लैंगिक असमानता। मतलब लिंग के आधार पर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब लिंग के आधार पर असमानता है उसमें, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। मनरेगा का था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा। मॉडल सेट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा आप लोग पढ़ने। ये जितना भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं मॉडल सेट वगैरह का, वो सब बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग सेक्शन बी के सॉरी सी के तरफ चलते हैं। सेक्शन सी के तरफ चलते हैं। देखिए, सेक्शन सी में हम लोग का क्या है? सेक्शन सी में है
पहला क्वेश्चन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं, 5-10 लाइन का। वर्निकुलर एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखिए। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर लिखना है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस, ठीक है। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है और ठीक है, इफेक्ट। और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण दीजिए। उदाहरण आपको देना है इसमें। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखिए। जो हम लोग का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके क्या-क्या फीचर्स है, इससे क्या लाभ है लोकतंत्र से, हम लोग राजतंत्र क्यों नहीं चला रहे हैं? बहुत सारे लाभ है, लोग जनताओं का सुना जाता है वगैरह। अभी चलिए हम लोग इसका आंसर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शुरू करते हैं। ये सेक्शन सी का है तो थोड़ा सा बड़ा लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उस दिन हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, हर एक बात लिखा हुआ है। देखिए ऐसे ही आपको आंसर लिखना है कि ज़्यादा लंबा ना हो और हर एक बात कवर भी हो जाए हम लोग का, ठीक है ना? समझ में आया? ऐसे तो जलियांवाला बाग पे अगर लिखने बोलेगा तब तो बहुत बड़ा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? लेकिन इसको सिंपली और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्नाक्युलर एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। वर्नाक्युलर एक्ट 1878 में अंग्रेज सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था। इस कानून के कारण प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। प्रेस जो छापते हैं, पेपर छापते हैं, ये करते हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तो उस पे रोक लगा दी थी। भाषा को रोकना था बस अंग्रेज को, ठीक है ना? वर्नाक्युलर एक्ट लगाया गया था। भारतीय पत्रकारों और जनताओं को इसका जोरदार विरोध किया। अंततः सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा था। सिंपल लिखा है, अच्छा लिखा है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखिए। फ्लोरा और फौना में आपको डिफरेंस पूछ रहा है। चलिए, वनस्पति जगत में सभी प्रकार के पेड़ पौधे घास शामिल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दूसरी ओर प्राणी जगत में सभी जानवर और जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं जबकि जानवर चल फिर सकते हैं। दोनों ही प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग चाहें तो अंतर लिखने बोला है तो बीच में लाइन खींच के एक तरफ वनस्पति जगत, एक तरफ प्राणी जगत, इस तरफ भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? मोटे अनाज ऐसे अनाज होते हैं जो कम पानी में, कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज शामिल है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। भारत के शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। समझ में आ गया मोटा अनाज किसे कहते हैं? रागी, बाजरा, ये सब, ठीक है, जो कम पानी में उग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर करें। प्राकृतिक गैस पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाला एक खनिज ईंधन है। इसका उपयोग उद्योगों और वाहनों में किया जाता है। इसके विपरीत बायोगैस गोबर और जैविक कचरे से तैयार की जाती है। प्राकृतिक गैस सीमित संसाधन है जबकि बायोगैस नवीनीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होती है। प्राकृतिक गैस आपको पता है नीचे से निकाला जाता है तो ये तो फिक्स्ड है, इस ये खत्म हो जाएगा, लेकिन बायोगैस को हम लोग बना सकते हैं, न्यूनीकरण है वो। नेक्स्ट, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं? जातिवाद, जो हम लोग जाति में भेदभाव करते हैं, धर्म में भेदभाव करते हैं, तो इससे क्या दुष्प्रभाव है? इससे क्या हम लोग का हानि हो रहा है? जातिवाद समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देता है। इसके कारण लोगों के बीच आपसी भाईचारा कमजोर हो जाता है। योग्यता के स्थान पर जाति को महत्व मिलने लगता है। योग्य आदमी को नहीं देखा जाता है। अगर ये मेरा जाति का है तो हाँ, इसका काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह का भावना अगर आ जाए तो फिर उसे ही जातिवाद कहते हैं। ठीक है? योग्य आदमी को पीछे हटा दिया जाता है, जिससे प्रतिभा दब जाती है। जो प्रतिभाशील है, जो योग्य है, उसको वो क्या है, दब जाती है। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है। हिंसा बढ़ेगा, जातिवादी करेंगे अगर आप तो हिंसा बिल्कुल बढ़ेगा तथा देश की प्रगति भी रुक जाती है। जो देश की प्रगति है वो भी रुक जाएगी क्योंकि योग्य आदमी को काम नहीं मिलेगा। जो अपना जाति का हम उसको काम दे रहे हैं। तो इस तरह से तो जो योग्य नहीं है वो देश को कैसे चला पाएंगे अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45 प्राथमिक द्वितीयक तथा एवं तृतीयक क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें। प्राथमिक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे खेती और मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, जैसे कपड़ा और चीनी उद्योग। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे शिक्षा, बैंक, परिवहन। ये तीनों क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। सिंपल आंसर लिखा है कि जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है वो फर्स्ट हो गया प्राथमिक, द्वितीयक में हम लोग माल तैयार करते हैं और तीसरा में जो हम लोग को सेवा मिलता है, जैसे स्कूल खोले हैं, सेवा दे रहे हैं लोगों को, बैंक खोले हैं, परिवहन कर रहे हैं। सिंपल सिंपल आंसर है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक जो लोगों के द्वारा जनताओं के द्वारा चुना जाता है सरकार को। लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जो इसे जनता अपने मत द्वारा चुनती है, मत मतलब वोट, जिसमें इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। चलिए इस तरह से हम लोग का आंसर होता है खत्म। तो सेक्शन बी और सी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन डी का वीडियो आप लोग का आने वाला है, अपलोड होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके आकांक्षा से रिलेटेड, मैट्रिक से रिलेटेड, इंटर से रिलेटेड आगे काम आएंगे ये वीडियोस। तो तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, बाय।